ऑल इज वेल प्यारे बच्चों। मैं संगीता ठाकुर संधि का पार्ट 2 लेकर आपके समक्ष आई हूँ। बच्चों, पार्ट 1 में संधि की परिभाषा, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, है ना। हिम धन आलय बराबर हिमालय, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, मैंने आपको बताया। संधि के प्रमुख रूप से 3 भेद हैं। पहली है स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। पार्ट 1 में मैंने आपको केवल स्वर संधि समझाई थी। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो स्वर संधि कहलाती है। उसमें प्रमुख रूप से स्वर संधि में स्वरों की बात कही गई थी, ठीक है, तो इसलिए वो स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि के हमने 5 भेद मैंने आपको उसमें समझाए हैं। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि, ठीक। ये 5 संधियां मैंने आपको स्वर संधि के अंतर्गत बताई है। अब पार्ट 2 में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जो संधि के 2 भाग बचे, हम उनकी बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं व्यंजन संधि के साथ। व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन संधि इसलिए कहा गया है इसका नाम क्योंकि इसमें हम व्यंजन, आपको पता ही होगा कि अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा ये स्वर है, और उसके बाद क ख ग घ न च छ ज झ न ये ज्ञ ज्ञानी तक जो है वो सारे व्यंजन होते हैं। तो अब यहाँ पर हम स्वर नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर क्या देखेंगे? व्यंजन। तो इसलिए इसे व्यंजन संधि कहा गया है। व्यंजन संधि को हलंत संधि भी कहते हैं, जो नीचे रेफ लगती है उसे कहा जाता है हलंत। तो व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। तो शरत धन चंद्र बराबर शरत चंद्र, व्यंजन संधि के कुछ नियम आगे दिए गए हैं। चलिए हम यहाँ पर व्यंजन संधि के भेद नहीं है, कुछ नियम है, हम उन नियमों के तहत व्यंजन संधि को समझेंगे। तो सबसे पहला नियम कहता है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण में क च ट त प, क च ट त प कैसा बेटा? क ख ग घ ण, च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न और प फ ब भ म, ये शब्द, ठीक। ये 25 जो है, तो इनका किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या किसी स्वर से हो जाए तो अ का क को ग हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताती हूँ तो आपको आसानी से समझ में आएगा। यहाँ नीचे एग्जाम्पल देखिए बेटा। सबसे पहले क और ग, आपको पता है ना, क कमल का, ख खरगोश का, ग गमले का। तो देखिए क और ग, है ना। तो जब क आ गया, दिग्गज, दिग्गज शब्द जो, आप इसका कैसा विच्छेद करेंगे और इसको पहचानेंगे कैसे कि व्यंजन संधि है? तो देखिए सबसे पहले तो दिग्गज में क्या आ रहा है? ग। वागिश में क्या आ रहा है? ग। अजंत, तो च चम्मच का, छ छाते का, ज जहाज का। तो जहाज का जो शब्द है वो तीसरा वर्ण है, व्यंजन है। क ख ग, ग कौन सा है? तीसरा है। फिर षडानन, तो देखिए ट ठ ड, तो ड भी कौन सा है? तीसरा है, ठीक है। और अब्ज, तो प फ ब, तो ब भी कौन सा है? तीसरा है। तो यहाँ पर तीसरे और चौथे वर्ण की बात की गई है। तो देखिए दिग्गज शब्द, आप पहचान जाएंगे इसको कि ये व्यंजन संधि है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि क च ट त प जो वर्ण है उसमें से तीसरा वर्ण लिया जाएगा। तो ग गमले का तीसरे नंबर पर है, ज जहाज का तीसरे नंबर पर आता है, ड वाला व्यंजन जो है वो तीसरे नंबर पर है और ब भी तीसरे नंबर पर है। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। दिक धन गज बराबर दिग्गज हो जाएगा। तो क विच्छेद करेंगे तो क होगा, ठीक है। क ख ग घ न तो क होगा, लेकिन जब हम उसको लिखेंगे तो क गायब हो जाएगा और उसकी जगह तीसरा वर्ण आ जाएगा, पहले की जगह तीसरा, दिग्गज, ठीक। वागिश, तो जब हम वागिश का संधि विच्छेद करेंगे तो ग की जगह हम ग नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? वाक धन इश बराबर वागिश। ग तीसरा है और क पहला है, तो विच्छेद करने पर पहला वर्ण आएगा और जोड़ने पर तीसरा वर्ण आएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। अजंत, तो अच धन अंत, देखिए च आया, च छ ज, ठीक है। वाक धनिश में क ख ग, तो वागिश आया। च छ ज, तो अजंत आया। और ट ठ ड, तो षट धन आनंद बराबर षडानन आया। देखिए विच्छेद करने पर पहला वर्ण लिख रहे हैं और उसको जोड़ने पर तीसरा वर्ण लिख रहे हैं। षट धन आनंद बराबर षडानन, ड तीसरा वर्ण, ज अजंत तीसरा वर्ण, वागिश ग तीसरा वर्ण, दिग्गज ग तीसरा वर्ण। और अप धन ज बराबर अब्ज, तो ब भी क्या है? तीसरा वर्ण है, लेकिन प फ ब, तो प पहला है, विच्छेद करने पर पहला वर्ण लिख रहे हैं और
जब उसको जोड़ रहे हैं तो तीसरा वर्ण अब्ज। ठीक, आगे चलिए। इसका दूसरा नियम कहता है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण वही क च ट त प क ख ग घ च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध न और प फ ब भ म इतना, इसका मेल न या म वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा हो जाएगा। अभी हमने क्या कहा था कि पहले की जगह तीसरा हो जाएगा, विच्छेद करने पर तीसरे की जगह पहला आ जाएगा। अब इसका पांचवा आ जाएगा, जैसे क ख ग घ ण, तो तीसरा क्या आ गया है? न। देखिए अब हमारे सामने शब्द है वाड्मय। ठीक, तो क देखिए क प्लस म बराबर क्या हो जाएगा? पांचवा वर्ण न, तो वाड्मय हो गया। वाक धन क लिखा है लेकिन उसका पांचवा आएगा, जैसे उधर तीसरा आ रहा था वाड्मय। फिर अ में न जोड़ा तो ण हो गया। देखिए त थ द ट ठ ड ढ ण तो ण आ गया। तो देखिए क्षणमास है ना। अब देखिए यहाँ पर पहला जब हमने षट ट पहला है लेकिन ट ठ ड ढ ण पांचवा क्षणमास हो गया। ठीक, उसी प्रकार से उन्नयन तो उर्त धन नयन बराबर उन्नयन हो गया। तो इस प्रकार से फिर देखिए इसका तीसरा नियम, ये दूसरा नियम था बेटा। तीसरा मतलब पहले नियम में कहा गया था कि क च ट त प का पहला और तीसरा, इसमें कहा है पहला और पांचवा। ठीक, अब अगला देखिए। अब यदि यहाँ पर त का मेल ग घ द ध ब भ य र व या किसी भी स्वर से हो जाए तो वह आधा द बनेगा। जैसे देखिए सद्भावना, जगदीश और भगवत भक्ति। ठीक, तो देखिए सद्भावना, सत धन त थ द, यहाँ पर भी तीसरा वर्ण है त थ द, तो सत धन भावना, त लिया है लेकिन जोड़ा है सद्भावना, आधा द बन गया है ना। पूरा द नहीं आएगा। आप कहेंगे मैम आपने पहले भी तो तीसरा कहा था कि पहले के साथ तीसरा, लेकिन यहाँ तीसरा आएगा, लेकिन कैसा आएगा बेटा? आधा, सद्भावना। अब देखिए जगत धन ईश, तो जगदीश, जगत त है तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो वो पूर्ण बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये जगदीश होगा। और भगवत भक्ति, देखिए यहाँ पर त है तो वो द हो जाएगा, भगवत भक्ति आधा। इस प्रकार से ये इसका तीसरा नियम है। अब हम चौथे नियम की बात करें तो त से परे ज और च होने पर झ बन जाएगा, ज और ट होने पर ठ बन जाएगा, ट ड या होने पर ढ बन जाएगा। देखिए मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताती हूँ। उच्चारण शब्द क्या है हमारे सामने? उच्चारण, आधा च और पूरा च। सज्जन, आधा ज और पूरा ज, ये इसकी पहचान है। मैं आपको पहचान का तरीका सरल बता रही हूँ बेटा, कि जब आप आधा च और पूरा च देखें तो समझ जाएं कि व्यंजन संधि है, आधा ज और पूरा ज देखें तो समझ जाएं कि कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। उत धन आचरण। ठीक, तो उच्चारण जब त और च को जोड़ेंगे तो दो द्वित्व व्यंजन वाला च बन जाएगा, डबल, आधा और पूरा। फिर उसी प्रकार त और ज को जोड़ेंगे तो आधा ज और पूरा ज हो जाएगा, ध्यान रखें। फिर अगला है त का मेल यदि, फिर देखिए और एक पहचान है उच्छ्वास शब्द। च के बाद क्या आता है? च चम्मच का, छ छाते का, तो आधा च और पूरा छ। उच्छिष्ट, आधा च और पूरा छ। जब भी ऐसे शब्द आए आधा, यदि समान द्वित्व व्यंजन हो, जैसे आधा च पूरा च, आधा ज पूरा ज, आधा ल पूरा ल, ठीक है, आधा स पूरा स, तो वो भी व्यंजन संधि है। और जब उसके साथ अगला वर्ण जुड़ जाए उसका व्यंजन, जैसे आधा च तो च चम्मच का और छ छाते का, तो आधा च और छ छाते का पूरा। उच्छिष्ट में भी आधा च और छ, तो कौन सी संधि होगी बेटा? व्यंजन संधि होगी। इसका अगला रूल देखिए, छठा जो है म के बाद म का द्वित्व हो जाता है। देखिए जैसे सम्मति, आधा म और पूरा म, आधा म और पूरा म, सम्मान। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए जब विग्रह करेंगे तो समधनमति, तो वो म के नीचे हलंत आ रहा है। हलंत मतलब वही रेफ लगी हुई है म के नीचे। समधनमति, सम्मति और समधनमान बराबर सम्मान। अगला रूल है यदि म के बाद क से म तक कोई व्यंजन हो तो म अनुस्वार में बदल जाएगा। अनुस्वार पता है ना, बिंदी लग जाना। तो देखिए यहाँ पर किम धन कर, तो म हट जाएगा हलंत वाला और ऊपर बिंदी लग जाएगी, तो वो क्या बन जाएगा? किंकर। उसी प्रकार संचय कहते हैं ना हम, तो सम धन चय बराबर संचय, तो म का न हो जाएगा यहाँ पर। और या तो म होगा या न होगा। देखिए हम किंकर बोल रहे हैं तो म का उच्चारण आ रहा है, और संचय बोल रहे हैं तो न का उच्चारण आ रहा है। ठीक, तो म हलंत वाला शब्द जो है वो बिंदी के रूप में आ जाएगा। अगला देखिए बेटा,
इसका नियम है कि म के बाद यदि य र ल व श स ह में से कोई व्यंजन हो तो म का अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार भी आपको पता है, बिंदु जो होता है उसको कहते हैं सम धन योग बराबर संयोग, सम धन विधान बराबर संविधान। म हट जाएगा और बिंदी लग जाएगी ऊपर, सम धन सार संसार, कहीं न और कहीं म। ठीक, फिर स से पहले आ से भिन्न कोई स्वर हो तो स का श षटकोण का हो जाएगा, है ना, बदल जाएगा। तो देखिए अभिषेक, अभी धन सेक, लेकिन हो जाएगा क्या, अभिषेक। नि धन सिद्ध बराबर निषिद्ध और वि धन सम बराबर विषम। ठीक, तो हम लिखेंगे संधि विच्छेद करने पर स, लेकिन उधर आएगा श। अब आती है हमारी लास्ट संधि विसर्ग संधि। इसके हम कुछ नियम देखेंगे बेटा। विसर्ग दो जो डॉट लगे होते हैं, दो डॉट्स जो होते हैं उसको हम कहते हैं विसर्ग। इसके बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग में जो भी विकार होगा वो विसर्ग संधि में आएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, मनः धन अनुकूल बराबर मनोकूल, मनोनुकूल। तो मनः जब मनः तो विसर्ग हट जाएगा और ओ की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा मनोनुकूल। फिर अध धन गति अधोगति और मनः धन बल बराबर मनोबल। ये भी बहुत आसान है शब्द के द्वारा पहचानना। विसर्ग संधि में ओ की मात्रा वाले शब्द होंगे, लेकिन विच्छेद करने पर विसर्ग लगेगा। मनः धन अनुकूल मनोनुकूल और अधः धन गति अधोगति, विसर्ग हटकर ओ की मात्रा लग जाएगी। मनः धन बल, तो देखिए मनः में विसर्ग हटा दीजिए और उसकी जगह ओ की मात्रा लगा दीजिए। ये इसका पहला रूल है मनोबल। ठीक, अगला रूल कहता है कि विसर्ग से पहले यदि अ और आ हो तो उसको छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो तो वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अर्थात य र ल व में से कोई विसर्ग र या र हो जाएगा। जैसे निह धन आहार बराबर निराहार। आप ऊपर परिभाषा जो दी गई है उसको छोड़िए, मैं यहाँ शब्द के माध्यम से आपको इजी तरीके से समझा रही हूँ। निह धन आहार, तो निह यहाँ विसर्ग हटकर र में उच्चारित हो जाएगा वो, तो निराहार हो जाएगा। निह धन आशा बराबर निराशा। आपको कहा जाता है कि निराशा का संधि विच्छेद बताइए, तो आप निर्धन आशा लिखते हैं, नहीं, र का उच्चारण जो है, र की रेफ वाला जो है वो विसर्ग में बदल जाएगा, तो निह धन आशा निराशा होगा। निह धन धन बराबर निर्धन होगा। ठीक, उसी प्रकार अगला नियम देखिए, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाएगा। देखिए जैसे निश्चल आधा श शकर का, निश्चल आधा श शकर का, और दुशासन ये इसकी पहचान है। आधा श शकर का हो तो वो हो जाता है दुशासन, निश्चल और निश्चल ये इसकी पहचान है। निह धनचल, अब आधा श को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, विसर्ग के द्वारा। निह धनचल बराबर निश्चल, निह धनछल बराबर निश्चल और दुह धन शासन बराबर दुशासन। उसी प्रकार से अगला नियम देखिए, यदि नमस्ते निह संतान दुस्साहस, आधा स और पूरा स। ठीक, नमः धनते बराबर नमस्ते, विसर्ग जो है वो स में बदल जाएगा आधे स में। निह धन संतान निस्संतान, दुह धन साहस बराबर दुस्साहस। फिर देखिए विसर्ग से पहले ई उ और बाद में क ख ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाएगा। जैसे निह धन कलंक निष्कलंक, चतुह धन पाद चतुष्पाद और निह धन फल बराबर निष्फल। श षटकोण का, श शकर का, स सरोते का, ये जब आधे आधे आते हैं तो विसर्ग संधि में हलंत के विसर्ग के द्वारा बदलते हैं। फिर देखिए निरोग, तो अभी आपको मैंने आगे बताया था कि विसर्ग हटेगा तो र बनेगा। निह धन रस नीरस और निह धन रोग बराबर निरोग। उसी प्रकार से अंतः धन करण, अंत धन करण, तो यहाँ विसर्ग के द्वारा लिखेंगे अंतःकरण। ठीक, तो बच्चों आपको संधि का ये पार्ट 2 समझाया। मैं उम्मीद करती हूँ, देखिए हमारे पास समय का ध्यान रखना होता है और उतने समय में आपको पूरा बताना भी होता है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो इसमें तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।